वेलकम फ्रेंड्स, मैं आरजे मनीष स्वागत करता हूं आपका लाइव गोजोन के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में, जिसमें मैं मिलवाता हूं आपको आरपी पेशेंट से। हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी के चैलेंज के बारे में कि कैसे आरपी को लेकर उनकी ज़िंदगी में चैलेंज आ रहे हैं और कैसे वो उनका सामना कर रहे हैं। और आज मैं जिनसे मिलवाने वाला हूं आपको, उनका नाम है कमल नयन गुप्ता। ये हैदराबाद से हैं। तो ये आज अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगे कि कैसे ये आरपी के चैलेंज को फेस कर रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं गुप्ता जी का। नमस्कार गुप्ता जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं कमल नयन गुप्ता हैदराबाद से। मैं रेडियो उड़ान का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में अपनी बात रखने का मौका दिया। रेडियो उड़ान पिछले 7 सालों में इस तरह के काम में लगा हुआ है। अभी उन्होंने कुछ कल ही अपना 7वां जन्मदिन मनाया है, तो काफ़ी अच्छा जा रहा है और इसी तरफ और भी कुछ आगे प्रोग्रेस करेंगे। हाँ जी जी गुप्ता जी। तो गुप्ता जी, आप हमारे लिसनर्स को बताओ कि अभी आपकी एज कितनी है और अभी विजन कितना है आपका? मेरी एज है इस समय 59 ईयर्स और मेरा विजन जो है बिल्कुल ही नहीं है, 100% बिल्कुल नहीं है। ओके, ड्यू टू आरपी। हाँ जी, हाँ जी। जी, फिर भी इस उम्र में भी आपने हौसला नहीं छोड़ा जीने का। आपने इससे आगे निकलकर चीजें सीखी, मोबाइल सीखा, लैपटॉप सीखा, ब्रेल भी सीख रहे हो आप, हमें पता लगा है। मैं तो ये सिर्फ आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, रेडियो उड़ान का खासकर, जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। मैं उनका रेगुलर लिसनर हूँ। जब से मुझे रेडियो उड़ान के बारे में पता लगा है, तब से मैं रेडियो उड़ान के करीब हर प्रोग्राम को सुनता हूँ और उसकी से मुझे कुछ काफ़ी चीज़ों का बारे में पता लगा और उस तरफ मैंने ध्यान देना शुरू किया है। तो वैसे तो मैं बेसिकली दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी सारी जिंदगी दिल्ली में बीती है और क्योंकि बेटे की जॉब जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में लग गई और उसकी वजह से मुझे जो है दिल्ली से हैदराबाद आना पड़ा। और हैदराबाद आने के बाद मुझे जो है रेडियो उड़ान के बारे में LVI हॉस्पिटल से पता लगा, क्योंकि जब मैं वहाँ के HR मैनेजर से बात कर रहा था कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं रीएप्लिकेशन का कोर्स सीखने गया था कंप्यूटर का 2 महीने का जो है। तो मुझे इससे पहले रेडियो उड़ान और आपकी किसी के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि इस प्रॉब्लम को होने के बाद 2015 में मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद मुझे कुछ पता कि आगे क्या करना है। मैं एक तरह से घर पे ही बैठ गया था, मुझे इसके बारे में कतई पता नहीं लग पा रहा था कि मैं क्या करूं। ना ही मैंने इधर उधर से जानने की कोशिश करी दिल्ली। और यहाँ पे हैदराबाद आने के बाद में मैंने NIVH को अप्रोच किया, जो हैदराबाद का ये चैप्टर ट्रेनिंग सेंटर है। लेकिन एज होने की वजह से वो मुझको जो है इस कोर्स को कंप्लीट नहीं कराए। कोपिंग स्किल का जो कोर्स उनके यहाँ होता है वो उसमें वहाँ पे मैं पूरा नहीं कर पाया। वो एज की वजह से उन्होंने मना कर दिया आपको? असल में एक तो उस समय लास्ट ईयर की बात है, जुलाई लास्ट ईयर की बात है, तो मेरी इस समय 58 की थी। अब वैसे तो वो जो लेते हैं वो 18 से 43 ईयर्स तक के उसको लेते हैं, लेकिन मेरी एज थी 58। लेकिन फिर भी उनके डायरेक्टर ने, मिस्टर थॉमस ने, मुझे ले तो लिया, लेकिन उसको कराने के लिए उनको स्टाफ को कुछ दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि उनको मेरे साथ एक आदमी को पूरी तरह से डिप्यूट करना पड़ रहा था, जो कि उस समय पॉसिबल नहीं था। तो मैं एक हफ्ता ही वहाँ पे जा पाया, जबकि उन्होंने मुझे ये कह दिया था कि आप जो है सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक कभी भी आ सकते हैं, आपको हम आपको पूरा सहयोग देंगे, आप सीख सकते हैं। लेकिन जिस जगह पर मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर था, तो रोज जा पाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से। तो मेरे को वो ऑप्शन छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर मैं उसके बाद गया LV प्रसाद आई हॉस्पिटल में। तो मैंने अपना वहाँ पे रेटिना चेक कराया। उन्होंने बोला जी आपका रेटिना तो ठीक है, पर अब आपका ये इतने स्टेज पे जा चुका है कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। बस आप एक काम कीजिए, हमारा नीचे रिहैबिलिटेशन
रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ से हाँ आप जी। अपना ट्रेनिंग ले लीजिए और अपना हम्म। अच्छी तरह से जिए। इसमें घबराने और कुछ करने की बात नहीं है। हाँ तो जी। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि ये मेरे घर से कुछ नज़दीक ही था, 5-6 किलोमीटर पे था और हम्म। ऑटो से आना काफ़ी पॉसिबल था, तो मैंने रेगुलर 2 महीने जाके इसको सीखा। जब कोर्स कंप्लीट हो गया तो हम्म। उसके बाद मैंने वहाँ पे जो उनका इंस्ट्रक्टर थे उनसे पूछा कि आगे अब मुझे क्या करना चाहिए। हम्म। तो बोला कि देखिए आप, उन्होंने मुझे एक तो जॉर्ज जी का नंबर दिया जो हाईवे के वो है, सीईओ है दिल्ली हाँ जी। में, उनका नंबर हम्म। दिया। कह रहे हैं कि वो भी बचपन से ही थे और आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। और उसके बाद उन्होंने मुझे नंबर दिया रेडियो डान के सीईओ मीनल जी का और जनरल सेक्रेटरी दानेश महाजन का जी। हाँ जी। और सबसे पहले मैंने मीनल जी से बात करी। ये लास्ट ईयर इन्हीं दिनों की बात है, फरवरी की, हम्म। 15-16 फरवरी के आसपास की बात है। हाँ जी। और मीनल जी से बात करने के बाद, क्योंकि उन दिनों मीनल जी थोड़ी सी व्यस्त थी, क्योंकि उनके यहाँ पे घर पे कुछ फंक्शंस वगैरह थे, तो दो हाँ तीन जी। दिन बाद उनसे मेरी प्रॉपर बात हो पाई। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको गाइड करेंगे, और उन्होंने वाकई गाइड किया पूरी तरह से। इसी बीच हम्म। मेरे को जो है राजीव बामरी जी का नंबर मिल गया और दानिश जी का नंबर मिल गया, तो मैंने उनसे भी बात करी। और हम्म। उसके बाद से मैं बिल्कुल रेगुलर टच में हूँ इन सबसे। हाँ जी। और अब उस बातों को भूल के कि जो हो गया, जो आरपी वगैरह की प्रॉब्लम थी, जिसको मैं पहले कभी कभी याद करके थोड़ा सा परेशान भी होता था, अब हाँ जी। उसको छोड़ के अब मैंने जो है दूसरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। कंप्यूटर कोर्स की तरफ देना शुरू कर दिया। जी। बुक्स रीडिंग आपने पढ़नी। एक्सेप्ट कर लिया आरपी को और उसकी तरह काम कर रहे हैं, जैसे एक विजुअली इम्पेयर्ड जीता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट ये रहा, आप रेडियो डांस से जुड़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आपको आपने एक्सेप्ट किया आरपी को, चीजें सीखी। हाँ जी, हाँ जी। चीजें तो अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो चीजें अभी जी। भी सीखते हैं। और वही रेडियो। आपकी इसी हौसले की अमदाद देते आपने इस एज में आके सीखा, जहां बच्चे 30 साल की एज में भी हार मान जाते हैं, वो भी ब्रेल नहीं सीखते आजकल, और आप इस एज में आके ब्रेल सीख रहे हो। तो इसके पीछे हमें बताओगे, ब्रेल सीखने का आपको कैसे हौसला मिला? असल में क्या है कि जब भी अब रेडियो उड़ान के प्रोग्राम की बात होती थी, जहाँ इनके सीईओ मिनल जी और दानेश जी और दूसरों से बात होती थी, जब भी तो हाँ जी। कहते थे कि हम भी ब्रेल सीख रहे हैं। तो मुझे भी लगता था कि ब्रेल सीख लेनी चाहिए, जबकि कुछ लोग मना करते थे कि आज की डेट के अंदर ब्रेल का क्या काम है, ना तो कोई नोट के ऊपर ब्रेल आता है, लिखा हुआ आता है, ना रेलवे की जी। बुक कराने जाओ तो उसके ऊपर ब्रेल का कोई मकसद आता है, ना ही किसी अंदर इंडिया के अंदर किसी रूम के बाहर आपको ब्रेल में कोई शब्द लिखा मिलेगा। तो आप इसको जी। सीख के क्या करेंगे? तो हाँ मेरा जी। ऐसा था कि जो चीज यहाँ नहीं चलती है, अगर खुदा ना खास्ता कहीं जाना पड़ा देश के बाहर, जहाँ कहीं भी ऐसी जगह जाना पड़ा और जहाँ पे ब्रेक हो, तो उसमें आदमी क्या करेगा? हाँ जी। दूसरों के ऊपर कितना डिपेंडेंट रहेगा? तो फिर मैंने इसके अंदर इसका रजिस्ट्रेशन कराया 3-4 महीने पहले। उसमें भी रेडियो डाल ने मेरे को काफ़ी सहयोग दिया, कौन सी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे नहीं करना है। तो उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब 2-3 असाइनमेंट मैं पूरे कर चुका हूँ, बाकियों की तरफ प्रोग्रेस है अभी। देखो। एक मिनट गुप्ता जी, आप हमारे लिसनर्स को ये तो बताइए कि आपने रजिस्ट्रेशन किस यूनिवर्सिटी में कराया ब्रेल सीखने के लिए? मैंने हैडली इंस्टीट्यूट में, यूएसए की है ये। हाँ जी। हाँ जी, ये और 1900 इसमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है इसमें? वेबसाइट है उनकी, हैडली एजुकेशन की, हैडली हाँ जी। एजुकेशन डॉट एजुकेशन, एजुकेशन डॉट के नाम से है वेबसाइट। और वहाँ हाँ पे जी। जो है ये 1958 में इस्टेब्लिश हुई थी और हाँ काफ़ी जी। अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं तो और ये काफ़ी। बिल्कुल फ्री होता होगा कोर्स? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो ये बुक्स बेचते हैं वो भी फ्री? हाँ जी, अच्छा जी। हाँ जी। तो सर हम आरपी को लेकर जानना चाहेंगे, आपको आरपी की शुरुआत कब हुई थी? किस एज में लगा था कि आपको कुछ प्रॉब्लम है आंखों में? ऐसा है जी, मैं वैसे तो, क्योंकि जितने आपको मैंने बताया कि मेरी 59 ईयर्स एज हो चुकी है, तो 51 ईयर की एज तक तो मैंने कभी चश्मा लगाया ही नहीं था।
कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी आंखों में कुछ भी? मेरे को कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं थी। मैंने एक दो बार पहले 2010-11 में, 12-13 में अपना रेटिना वगैरह भी चेक कराया था दिल्ली में, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं नजर आई। और उसके बाद हाँ ये था कि जब मैं रात को गाड़ी चलाता था तो एक दो बार महीने में कभी ना कभी गाड़ी साइड से कहीं ना कहीं लग जाती थी। तो उस तरफ तो मेरा खैर ध्यान नहीं गया कभी भी कि क्यों लग जाती है, क्योंकि जब मैं इससे पहले गाड़ी चलाता था तो मेरी कभी गाड़ी लगी ही नहीं थी कभी भी, जबकि उस समय में गाड़ी भी प्रॉपर तरीके से नहीं चलानी आती थी। लेकिन लगने लग जाती थी तो मैंने कभी इस तरह ध्यान ही नहीं दिया कि आंखों में भी कोई तकलीफ हो सकती है। कि भाई यही क्या है कि लोग सड़क के ऊपर लापरवाही से चलाते हैं, हो सकता है मैं भी लापरवाही से चला रहा हूँ, मेरा ध्यान ना कहीं इधर गया हो या उधर हो, मेरा ध्यान तो लग गई हो, तो इस चक्कर में वो रह जाता था। और जब ये 2015 की स्टार्टिंग में मैंने अपना चश्मा पहली दफा बनवाया तो उस समय मेरे को डॉक्टर ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे को तकलीफ है, क्योंकि मैं डॉक्टर को प्रॉपर चेकअप करा के ही 2-3 सिटिंग करके बाद ही चश्मा का नंबर लिया था डॉक्टर साहब से। तो उन्होंने भी मेरे को ये नहीं बताया कि अब ये बात जनवरी फरवरी की है 2015 की स्टार्टिंग की, अब 3-4 महीने निकल गए इसी तरह से चश्मा पहन के चलाते हो गाड़ी वगैरह। लेकिन अचानक जो है ऐसे मुझे कुछ लगने लगा जून के महीने में कि थोड़ी आंखों में कभी कभी आंखें लाल हो जाती हैं। मैंने सोचा हो सकता है पॉल्यूशन वजह की वजह से आंखें वाखें लाल हो जाती हैं, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गया अपना से कि चश्मा भी एक बार आप देख लेंगे, ऐसा नहीं हो कि चश्मे का नंबर बढ़ गया हो और जहाँ पे ऐसा क्यों तकलीफ हो रही है। तो अब वो उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए बोला कि पढ़ो, तो मैंने पढ़ तो लिया लेकिन पढ़ने में मुझे काफी दिक्कत आने लगी, दूर वाले नंबरों में दिक्कत आने लगी मुझे। हाँ जी। तो क्योंकि मेरे को डायबिटीज और हाई बीपी तो रहता ही था, तो मेरे को उसको पढ़ने में काफी दिक्कत आने लगी। तो मैंने डॉक्टर से कहा जी मुझे दिख नहीं रहा है नंबर साफ साफ बिल्कुल। तो फिर वो डॉक्टर साहब दोबारा से जब मेरे को चेकअप किया तो कुछ परेशान हो गए, तो बोले कि आपको किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्या आप अभी तैयार है रात को जाने के लिए, क्योंकि उस समय 10 बज रहे थे करीब। अच्छा जी। रात के 10 बज रहे। डॉक्टर जनरली अवेलेबल होते नहीं है क्योंकि वो घर के बिल्कुल पास में ही थे, तो घर पे पेशेंट को देख लेते थे वो। अच्छा जी। और उस दिन बरसात भी इतनी ज्यादा थी, पहले तो एक बार सोचा कि चलो कल सुबह दिखा लेंगे, सब कहने लगे कि चलो आग का मामला है दिखा के आ जाते हैं रात को। हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी अपना स्पेशल क्लिनिक में खोल के देखा, बोलते हैं जी आपको तो ये प्रॉब्लम है, अब ये ठीक नहीं हो सकती है। उन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकती। तब आपका डायग्नोज हुआ कि आपको आरपी है? हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर ने और भी कुछ बताया इसके बारे में? भाई यही बताया कि आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, शुगर पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, बीपी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। और उन्होंने तो ये जो आरपी था ये वजह क्या बताई उन्होंने? डायबिटिक रेटिनोपैथी बताया या प्रॉपर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बताया आपको? पिगमेंटोसा बताया। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बताया आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो फिर आपने कैसे लिया इसको घर आके? घर आके फिर ये है कि एक तो यकीन तो हुआ नहीं कि उस समय कि ऐसा कैसे हो सकता कि मैं फरवरी में चश्मा बनवा के आया था और ये सब कुछ किया था, तो मुझे तो कोई दिक्कत थी नहीं। ये 5-6 महीने में एकदम से ऐसा क्या हो गया मुझे? हाँ, 3-4 महीने में समझो कैसा हो गया। फिर मैं उस डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए, उससे बिना पूछे मैंने अपना राजेंद्र प्रसाद हॉस्पिटल जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में दिखाया। तो उन्होंने भी मुझे यही सही बात बताई कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप इसका भी लेज़र वगैरह करा लो। तो मैंने कहा आप करेंगे? कहते नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा रश रहता है, मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में काफ़ी रश रहता है, तो आप बाहर से करा लो। लेजर किसका बताया? आरपी का तो लेजर होता नहीं है कभी। उन्होंने आरपी का लेजर किया मेरा, उन्होंने लेजर बताया मुझे। और मेरा आंखों में अब ये नहीं मालूम है कि उस समय किस वजह से उन्होंने लेजर किया, ना ही मैंने ज्यादा इस बात के बारे में पूछा। और लेजर किया और एक आंख में कहने के बाद इंजेक्शन भी लगा के देखा उन्होंने कि शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। और उसमें जो उसके बाद क्या हुआ कि
इंजेक्शन तो लग गया, लेकिन उसके बाद आंखों का प्रेशर मेरा अचानक बढ़ने लगा। जैसे मान ले 10 से 20 नॉर्मल होता है आंखों का प्रेशर जो है, इंटरनल जो आंखों का प्रेशर रहता है वो 10 से 20 तक ही प्रॉपर होता है। इससे ज़्यादा हो तो दिक्कत होनी शुरू होती है, आंखें दर्द करती हैं, ये है। तो मेरा प्रेशर जो है 55, 56, 60 तक पहुंचने लगा। अच्छा जी। तो एक दो बार मेडिकल में और इंजेक्शन वगैरह लगे, लेकिन उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं। विजन बजाय स्टेबल होने के वो गिरती चली गई। हाँ जी। और जब पिछले साल मैं हैदराबाद में आया था तो मैं 1-1.5 मीटर तक देख लेता था, लेकिन आज की डेट ये पूछना है कि मैं अपने हाथ को भी नहीं देख पाता हूँ। जैसा कि आरपी में होता है, धीरे धीरे विजन चला जाता है पेशेंट का, वैसा ही हाँ आपके साथ हुआ। हाँ जी, बट आपके साथ ये 3 से 4 साल में ही पूरा विजन खत्म हो गया आपका। हाँ जी, हाँ जी। और आपका ये तो सही रहा कि आपको इतना लेट आरपी हुआ, जिससे आप मतलब अपना जिंदगी की जो सही वक्त था वो अच्छे से कर पाए काम अपना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इस एज में आके ऐसा होना और फिर इतना हौसला दिखाना जैसा कि आपने दिखाया, ये भी बहुत बड़ी बात है और आपने इसे एक्सेप्ट किया। हाँ जी। ये भी आप लोगों का सबका सहयोग है, खासकर रेडियो डान का बहुत ज़्यादा सहयोग है कि जो इस तरह के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और लोगों को इससे काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं। लोग इससे देखते हैं, सुन। पहले जो लोगों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी, अब उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन होने लगी है और लोग अपना ध्यान भी देने लगे हैं कि कैसे करना है चाहिए। जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, जहाँ भी किसी लोगों से पूछा पाछा है, जो भी किया है, उन लोगों का भी और डॉक्टर्स भी कभी कभी पूछते हैं कि आपकी डिलीवरी या आपका जन्म के समय में प्री मेच्योरिटी तो नहीं थी। तो उस केस के अंदर प्री मेच्योर बच्चों को अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आपके केस में था ऐसा सर? हाँ जी, मैं प्री मेच्योर था, मेरा 7th मंथ में बर्थ हो गया था। और अच्छा जी। बर्थ के टाइम पे जो मेरा वेट था वो 1.25 किलो से भी कम था। तो बहुत पुरानी बात है ये। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो आप ये मानते हो कि प्री मेच्योर की वजह से ये कुछ प्रॉब्लम आई होगी मुझे, आप ऐसा मानते हो? मेरा कहने का मतलब है कि लोग पूछते हैं, जब भी किसी से बात करो या कभी डॉक्टर से बात करो, तो डॉक्टर का अक्सर एक क्वेश्चन एक बीच में रहता है कि डिलीवरी प्री मेच्योर तो नहीं थी। अब उसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है, वो तो डॉक्टर ही लोग बता सकते हैं। लेकिन क्या ये है कि ऐसे केसेस में बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ये वो नॉर्मली भी ऐसे भी रखना चाहिए। जो प्री मेच्योर होते हैं वो थोड़े आम बच्चों से कमजोर होते हैं। नहीं, कमजोर की तो कोई बात नहीं है। कमजोर का तो जहाँ तक सवाल है वो तो टाइम के साथ में रिकवरी हो जाती है। वो तो आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश वगैरह कैसी हो रही है, कैसा आपके पेरेंट्स आपका ख्याल रख रहे हैं। तो लेकिन बाकी जो आँखों के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, उसका जो है रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए। जैसे मान ले, और आज की डेट के अंदर कंप्यूटर्स और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, गैजेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बच्चों का सारा ध्यान इन गैजेटों की तरफ लगा रहता है। तो इससे हटके जो है बच्चों का, पहले तो क्या था कि बच्चे जो है 20-30 साल के जब होते, 20 साल के ऊपर होते थे, तब वो न्यूज़पेपर वगैरह या इसी चीज़ों को पढ़ना शुरू करते थे। आज की डेट का बच्चा जो है 6 महीने का होगा तो उसके हाथ में मोबाइल फोन तो जरूर नजर आ ही जाएगा जी। रोता तो हुआ उससे आंखें कमजोर होने का खतरा और बढ़ जाता है बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए जो है आंखों का आप चेकअप कराना पहले से बहुत ज़्यादा निहायत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यानी कि 0 से 10 साल के बच्चों को साल में 2 बार तो आंखें अपनी चेकअप करा ही लेनी चाहिए। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपसे डॉक्टर ने ये पूछा कि आप प्री मेच्योर तो नहीं थे आरपी को लेकर, तो कभी डॉक्टर ने फैमिली हिस्ट्री नहीं पूछी कि फैमिली में किसी को आरपी है या पहले था किसी को? क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर तो इसको जेनेटिक ही मानते हैं। मैं काफी आरपी पेशेंट का कहना है कि उनसे डॉक्टर तो यही सवाल करते हैं सबसे पहले कि फैमिली में किसी को है। नहीं, हमारे पूछा था डॉक्टर ने मेरे से कि तुम्हारे यहाँ पे किसी को ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं जी, ऐसा तो मेरे को कभी नहीं समझ आया, कभी है किसी को भी। काफ़ी उम्र हो, क्योंकि छोटी उम्र भी नहीं थी, 52 साल की उम्र थी, तो सबका पता ही था कि अंदर हाँ जी, हाँ जी। ऐसा किसी को था नहीं हमारे यहाँ। तो ये तो उन्होंने वैसे ही पूछा था। इन एडिशन टू दैट कि आपने डिलीवरी तो नहीं थी, ये बात डॉक्टर ने जरूर मेरे से पूछी थी। तो सर, जब आपको आरपी हुआ था 52 साल की एज में, हाँ जी, हाँ जी, तो उस वक्त आप जॉब कर रहे थे कोई या खुद का बिजनेस चला रहे थे?
नहीं, मैं जॉब में था जी। मैं एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करता था। अच्छा जी। मैं फैब्रिक मैनेजर था वहाँ पे एक्सपोर्ट हाउस में। एक्सपोर्ट हाउस के लिए फैब्रिक की प्रोसेसिंग वगैरह कराता था। अच्छा जी। तो फिर जॉब का आपका क्या रहा आरपी के बाद? आरपी के बाद जॉब से रिजाइन दे दिया मैंने। आपने खुद ने रिजाइन दिया या उन्होंने मांगा था? कोई दिक्कत हो रही थी आपको? नहीं नहीं, उन्होंने तो नहीं मांगा था रिजाइन वगैरह, हम्म। क्योंकि सच ऐसा तो उनको कि ना ही, क्योंकि मैंने उस समय में, क्योंकि जब मैंने रिजाइन दिया तब तो मुझे भी ये पता नहीं था कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो चुकी है। वही है अच्छा। कि जो गाड़ी वगैरह मैं रात को चलाता था, गाड़ी में रात को, जैसे मान ले दिल्ली से फरीदाबाद से मैं अपना दिलशाद गार्डन में रहता था, फरीदाबाद हम्म। पलवल से मुझे आना होता था, तो मेरे को गाड़ी ड्राइव करने में काफी दिक्कत आने लगी थी, अच्छा जी। रात के समय में खास करना। तो इस वजह से आपने रिटायरमेंट ले ली जॉब से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी और चलाने की? क्योंकि वो गाड़ी से काफी टेंशन सी हो जाती थी, बीपी भी बढ़ जाता था कि रात के 10 बज जाते थे, कभी 11 बज जाते थे, कभी 9 बज जाते थे आने में। और दिल्ली का हम्म। ट्रैफिक तो आप जानते ही है। जब हाँ जी, हाँ जी। गुड़गांव में जाम लगता है तो 3-3 4-4 घंटे जाम लग जाता था। हाँ जी। फिर वो गाड़ी की वजह से मैंने ले लिया कि सोचा था कि चलो ठीक है, कि काफी टाइम से मैं साथ साथ में जॉब के साथ में एलआईसी वगैरह भी करता था, तो इस साइड अच्छा में जी। तो मैंने कहा चलो साथ में एलआईसी भी करते रहेंगे, और थोड़ा दो हम्म। चार साल जो निकल जाएंगे जिंदगी के आराम से। जी। आपने घर पे बैठ के काम करना सोचा, उसके बाद आपने हाँ जी, हाँ एलएसी जी, हाँ का। जी, हाँ तो जी। अभी भी कर रहे हो एलएसी का काम? नहीं, अब तो नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब तक विजन थी तब तक तो मैं कर लेता था। और हम्म। फिर 2-3 साल मैंने आपको बताया कि जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम्म। और हम्म। ना कुछ प्रॉपर उस समय इसकी जॉब गाइडेंस भी नहीं मिली आपको? गाइडेंस भी नहीं मिल पाई, और साथ में ये भी नहीं पता था कि जॉज और एनवीडीए का प्रयोग होता है, आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं। हम्म। तो अब वो, जैसे जैसे आपका विजन कम होता गया, आपने एलएसी का काम भी छोड़ दिया फिर? हाँ जी, अच्छा, ऐसे का काम भी छोड़ दिया उसने। जी। तो तो आप अब अभी क्या कर रहे हो? अभी तो बस ये है कि घर पे हैं, और कुछ सारा दिन टाइम जो है कुछ बुक्स रीडिंग्स में पढ़ ले, और बुक्स रीडिंग पढ़ लेते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स हम्म। वगैरह देख लेते हैं कुछ, और थोड़ा बहुत काम जो है छोटा मोटा जो भी। ये ऑनलाइन पढ़ते हो आप बुक्स और न्यूज़पेपर हाँ ऑडियो हाँ फॉर्म जी, में? हाँ जी, हाँ जी। और थोड़ा ब्रेल का टाइम पे सीखने में टाइम लग जाता है, थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं। हम्म। और बाकी जो है, अब क्योंकि पहले कंप्यूटर भी प्रॉपर तरीके से नहीं आता था, आज की डेट के अंदर बिना प्रॉपर तरीके कंप्यूटर ना आने की वजह से भी आप जो है इस तरह के काम नहीं कर सकते हैं, एलआईसी हाँ जी। वगैरह, क्योंकि आज की हाँ डेट के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली चाहिए होती है सबको। तो हाँ अब जी। लेकिन अब थोड़ा बहुत इसमें कंट्रोल आना शुरू हुआ है, तो उसको फिर हम्म। दोबारा एलआईसी के काम को दोबारा से शुरू कर लेंगे। इस उम्र में भी आपके अंदर इतना हौसला है, इस उम्र में भी आप सीख रहे हो और काम करने की सोच रहे हो कि एलएसी का काम करेंगे इस एज में भी, ये हाँ, बहुत बड़ी बात है गुप्ता जी। ये तो सब आपकी और सब लोगों की तो जो है गाइडेंस है, जो आपने इस तरह का प्रोग्राम पिछले कुछ कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूँ रेगुलर आपका, देखा करते आपके हाँ मैंने जी। 10-12 प्रोग्राम सुने हैं, तो मेरे को थोड़ा हौसला और भी आया है कि मैं किसमें दुनिया में अकेला नहीं हूँ कि जिसको ये तकलीफ हुई है, और लोग भी हैं जिसको इस तरह की तकलीफ पहले हो चुकी है और काफ़ी हाँ सक्सेसफुल जी। है। चाहे उनकी एज काफ़ी छोटी रही हो, लेकिन है तो सक्सेसफुल है ही है जी। हाँ जी। पर्टिकुलरली कलकत्ता के उसके कई प्रोग्राम मैंने सुने, पिछले भी हफ्ते जो आपका पीयूष के साथ प्रोग्राम था, उससे पहले और भी लोगों के साथ प्रोग्राम आपके आते रहे हैं, तो हाँ जी। उससे थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। और हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, वही जिंदगी में कुछ करने के लिए एज फैक्टर नहीं करता, सबसे बड़ा होता है आपके अंदर हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, कुछ करने की लगन होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो, चाहे आप किसी भी एज में हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जानकर, आपसे मिलकर हमें बहुत हौसला मिला, और हम आपके हौसले को एक बार फिर सलाम करते हैं, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इस हाँ एज में भी आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत जी। बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी मनीष जी धन्यवाद कि आपने मेरे को इसके लिए याद किया, और मेरी ये बात, मैं अपनी बात को कह पाया, और आप लोगों के सहयोग से सब पॉसिबल हुआ। धन्यवाद सर। जी। आपने जाना इनके बारे में
कि ये कैसे अपना काम कर रहे हैं और इस उम्र में ब्रेल भी सीख रहे हैं ये। तो अब टाटा अलविदा कहने का समय आ चुका है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी शो में जिसका नाम है लाइफ गोज ऑन, ओनली ऑन रेडियो डान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।